Hello kids, how are you? Welcome back to online classes, and today's topic is growing plants. A variety of the plants are found on the earth. They including the herb, shrub, or trees, etc. So, how to increase the plants? The plants keeping on the increasing in number by the process of reproductions. ये reproductions के द्वारा क्या है बढ़ते रहते हैं. इस प्रोसेस में होता क्या है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स लाइक themselves so that देयर द स्पाइसेस रिमेन ऑन द अर्थ. ये अपने जैसे ही जैसे वो प्लांट्स हैं, अगर नीम का प्लांट है तो नीम के ही का ही बीज अपने लिए एक नया बेबी प्लांट्स तैयार करेगा, जिससे उनकी जो स्पीसीज है वो बची रहे. ठीक है, जिससे उनकी क्या स्पीसीज बची रहे. और जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम द सीड्स, वो किससे होते हैं? रिप्रोड्यूस बाय द सीड्स से. तो कुछ अलग पार्ट से भी हो जाते हैं, जैसे रूट से भी और स्टम्प से भी. तो आगे चलते हैं. रिप्रोडक्शन फ्रॉम द सीड्स कैसे होता है? तो मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स ग्रोइंग फ्रॉम द सीड्स ग्रोइंग इनटू द सीडलिंग. जो सीड्स होते हैं वो किसी सीडलिंग से होता है. सीडलिंग एक सीड्स होता है, उसके अंदर होते हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर, एयर एंड सनलाइट, तीनों चीज़ें चाहिए होती हैं. एक बीज को अंकुरित होने में कितने तीनों चीज़ें चाहिए होती है. उसको प्रॉपर पानी भी चाहिए होता है, प्रॉपर एयर्स भी चाहिए होती हैं और प्रॉपर सनलाइट्स भी. तभी एक नया पौधा सीडलिंग से बाहर आता है. ठीक है. देन द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड्स में क्या क्या होता है? सीड्स में आपके 3 तरीके के होते हैं. फर्स्ट ऑफ द सीड कॉट्स आपका होता क्या है? जस्ट वेट. जो सीड कॉट है, ये जो ऊपर इसके यहाँ ये चारों तरफ जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सीड कॉट. हमने 2 तरीके के जो लिए हैं सीड्स. एक तो बीन का सीड लिया है, दूसरा हमने वीट का सीड लिया है. दोनों अलग अलग टाइप्स के होते हैं. तो इट इज़ द आउटर हार्ड कवरिंग विच द प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट अंटिल द सीड्स जर्मिनेट. ये बाहरी स्तर होता है सीड का, जो उसको जो नया बेबी प्लांट से जब तक वो जर्मिनेट नहीं होता तब तक उसकी ये सुरक्षा करता है. देन द सीड लीव्स. सीड्स की जो लीव्स होती हैं, ये जो आपको इसमें पिक्चर्स में दिखाई दे रही हैं, छोटी छोटी लीव्स होती हैं इधर यहाँ पे ये. तो ये लीव्स है. Inside the seeds cots, you will be see the seeds leaves or the cotyledons. ठीक है, cotyledons. And they contains the food is the useful by the growing seedlings. Some seeds have 2 cotyledons and such as the called the dicotyledonous or dicot seeds like gram, peas. Some seeds have the only 1 cotyledons, other called the monocotyledons or the monocot seeds. ये कहते हैं कि जिसकी कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनमें 2 परतें होती हैं, जैसे कि ठीक है, जब उस सीड में से जब पौधा बाहर आता है तो उसकी 2 परतें निकलती हैं इस तरीके से. और फिर एक कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही होता है, जिसमें 2 होते हैं. वो क्या होते हैं? डेकॉट या डेकोटिलैंड. या फिर उसके बाद जो आपका सेकंड वाला है मोनोकोटिलैंड्स, उसको मोनोकॉट्स भी याद कर सकते हो आप. आपको कोटिलैंड्स की स्पेलिंग ज़्यादा बड़ी लग रही है, तो वैसे बड़ी तो नहीं है. अगर आप कोटिलैंड्स की स्पेलिंग कर लेते हैं याद, तो सिर्फ जो 2 वाला उसके सामने DI लगाना है और जो 1 वाला है उसके सामने मोनो लिखना है, बाकी सेम होते हैं. देन द लास्ट आता है इसका एम्बेरियो. ठीक है.
The embryo is a baby plant which the lie the between the two seeds leaves. जब दो सीड्स के leaves के बीच में जब बेबी प्लांट ऊपर की तरफ आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो. इसके टू पार्ट्स होता है, रेडिकल्स एंड पम्पलेस. ठीक है, ये इसके टू पार्ट्स होते हैं और इन्हीं से इनके रूट्स और स्टम्प्स बनते हैं. जो रेडिकल्स होते हैं इससे क्या बनते हैं? इनके रूट, और दूसरे से क्या बनते हैं? इनका स्टम्प बनता है. क्लियर? Next is the germination of the seeds. It's the important topic in this chapter. Germination seeds क्या होते हैं? Germination is the process of developments of a seeds into a seedlings. जब seedling से पौधा अपने आप को प्रोसेस करके डेवलप करता, विकसित करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जर्मिनेशंस. क्लियर? इसके लिए जो डिपेंड फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वाटर, वार्मथ यानी सनलाइट्स और एयर. आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर के अंदर कि पहले ये एक सीड था, फिर थोड़ा सा ये रेडिकल्स बन गए, फिर उसके बाद इसने अपने आप को थोड़ा सा ग्रोथ किया, फिर ये जो ऊपर का कॉर्ड था ये बाहर, जब ये बाहर निकला आया तो बाहर निकलने के बाद इसका जो ये ऊपर वाला कॉर्ड था ये उतर कर नीचे गिर गया और अब नया पौधा तैयार हो गया है. इसी को हम क्या कहते हैं? सीड्स जर्मिनेशंस. इसमें हमारे जो फैक्टर्स हैं, एक तो प्रॉपर सॉइल होना चाहिए. सॉइल वेट मतलब वेट, गीली हुई मिट्टी को वो अब्जॉर्व कर लेती है पानी को, जिससे प्लांट, बेबी प्लांट्स को मदद मिलती है अपने आप को ब्रेक करके सीड से ओपन करने कर बाहर आने में. और सनलाइट्स क्या करता है? उसको एक्टिव करता है. जो उसकी रेज होती हैं उसको वार्म करके क्या करते हैं? एक्टिव करती है. और एयर उसको सांस लेने के, क्योंकि हमें पता है कि द प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. प्लांट्स हमारी क्या है? लिविंग थिंग्स हैं. क्लियर? तो सांस लेने के लिए उसे भी तो हवा की ज़रूरत होती होगी, तो एयर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है हवा के लिए. नेक्स्ट टॉपिक इज द सीड्स बाय seeds dispersals and its agent. Seeds dispersals क्या होता है? The process of scattings of the seeds is called the seed dispersals. यानी क्या होता है कि नेचर क्या करती है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके सीड्स को, जो पेरेंट्स प्लांट होते हैं उनसे दूर करके किसी न किसी एजेंट के थ्रू उसे किसी दूसरी जगह पहुंचा देती है. उसने को हम क्या कह देते हैं? सीड डिस्पेर्सल्स. और ये हमारे जो डिफरेंट वेज ऑफ द एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं, जैसे लाइक द वाइन, ठीक है, वाटर, ये सारे क्या हमारे एजेंट ऑफ डिस्पेर्सल. अब एजेंट ऑफ डिस्पेर्सल्स में हम देख लेते हैं डिस्पेर्सल बाय द वाइंड्स. जब क्या होता है, सीड जो बहुत लाइटली होते हैं, स्मॉल होते हैं, यूजुअली गेट द डिस्पेर्सल बाय द वाइंड्स. आपने वो वाइट वाइट से ऐसे पंखों वाले उड़ते हुए दिखाई दिए होंगे आपको, ऐसे ऐसे वो होते हैं जो वो वाइंड्स के थ्रू डिस्पेर्सल्स होते हैं, जिसमें आपके कॉटन शीट आ जाती हैं, हिप टैग्स आ जाता है. ठीक है, ये जो है बहुत हल्के फुल्के से होते हैं और ये वाइंड्स के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाए जाते हैं. नेक्स्ट आपका डिस्पेर्सल बाय द वाटर. वाटर में आप एक सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल है वो आप कोकोनट्स का ले सकते हैं. ये मोस्टली कहते हैं ये फ्लोइंग वाटर कैरीज द सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन और नियर द वाटर बॉडी. ये क्या करते हैं, जो इनके पास आसपास जो पेड़ पौधे उगते हैं उनको एक अपने पानी के साथ बहा कर ले जाते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया था कि कोकोनट्स को देख सकते हैं. कोकोनट्स का जो पौधा होता है वो सी कोट्स के आसपास होता है, ठीक है, उसके आसपास होता है और वहाँ पर क्या होता है, वो गिर जाता है विद थिक फाइबर्स ऑफ हेयर्स. उसके चारों तरफ क्या होता है, उसकी वजह से वो क्या करता है, वहाँ पे पानी में तैरता रहता है. और जैसे ही वो पानी में गिरता है वो फ्लोट करके ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है और उसी पानी के अंदर वो अपने आप को ग्रो कर लेता है और फिर किसी स्पॉन्जी जगह पे जाके वो अपना नया प्लांट्स बना लेता है. इसी तरीके से हमारा जो फ्लोटस आता है वो भी इसी केस में आता है. नेक्स्ट है एनिमल से.
एनिमल से डिस्प्रेजल्स। एनिमल्स में क्या होता है, तो आपने बहुत सारे आपको एनिमल्स दिखाई देंगे जो आपके यहाँ आसपास तोता देखा है, वो नीम की कड़वी निम्बोलियाँ खाता है। उसके बाद छोड़िए, आपने कई कौवों को देखा होगा जो आपके आसपास पीपल होगा तो उसके फ्रूट्स को वो खाते हैं और कहीं भी शिट कर देते हैं, तो उस शिट से में छोटे छोटे कण होते हैं और उनसे वो पीपल पैदा हो जाते हैं। ये एनिमल्स के द्वारा किया जाता है। तो लेट्स नोइंग अबाउट इट। द ह्यूमन्स विंग्स एंड एनिमल्स आल्सो हेल्प द डिस्प्रेजियल्स शीट्स। We throw away the seeds after eating the fruits like the cherry, mango, papaya, apples। इनके मोस्टली जो सीड्स होते हैं हम फेंक देते हैं, हम नहीं खाते इनके सीड्स को। तो जो बर्ड्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं इनको खा लेते हैं, वो पूरे उसको खा सकते हैं और इसको जो वो पास आउट करते हैं पास आउट द and through I can't explain through the sheets of the after some times that the another place, वो दूसरी जगह पे उसको ले जाते हैं। such as the seeds that germinate at the place far away from the parents plants। ये अपने जो पेरेंट्स प्लांट होता है उससे काफ़ी दूर जाकर होता है। इस सीड्स में हैव द हुक्स, स्पाइन, थ्रॉन, शेफ्ट है एंड कुछ इस तरीके से होते हैं, जिसमें हमारे जो हेल्प करते हैं वो एनिमल्स जो होते हैं, कुछ बर्ड्स होते हैं या कुछ एनिमल्स और भी होते हैं जो इसको खा लेते हैं, पिग्स वगैरह भी। तो ये हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एक्सप्लेनेशंस, यानी अपने आप फलियों को फूटना या टूटना जो होता है वो। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जैसे लाइक द पीज एंड ब्लजम, जो अपने आप पकने के बाद अपने आप उनकी जो फलियां होती हैं वो टूटने लग जाती हैं, अपने आप टूटने लग जाती है इस तरीके से। यानी जैसे आपकी ये फली होती है इस तरीके से मटर की, इसके अंदर ये यहाँ पे आपके बीज होते हैं, तो ये क्या होते हैं जब ये पकने को हो जाती हैं, पूरा पक जाते हैं, तो इनकी फलियां अपने आप फटने लग जाती हैं। तो इसी फटने से जो बीज है ये अंदर का, ये क्या करता है बाहर आ जाता है और जर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, अब हम रिप्रोडक्शंस फ्रॉम द अदर्स पार्ट्स। अब रिप्रोडक्शंस फ्रॉम द अदर पार्ट्स, तो उसमें क्या है, रिप्रोडक्शंस फ्रॉम द स्टेम्स। स्टेम्स से कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, उसमें क्या होता है कि सम प्लांट्स दैट ग्रो फ्रॉम द स्टेम्स, a piece of the stems carrying words from the mother plant से उस stems को कट कर लिया जाता है और that's the called the stem cuttings। इसमें जो हमारे एग्जाम्पल आ सकते हैं, हम शुगर कैन को ले सकते हैं। शुगर कैन्स में भी वो उसके स्टेम को ही कट करके लगाया जाता है, उसकी कुछ इस तरीके से शुगर कैन होता है, तो यहाँ पे उनके बीज होते हैं और शुगर कैन को स्टेम कट करके ही लगाया जाता है, जिसमें आपका हबिस्कस होता है या फिर रोज प्लांट्स तो सभी ने देखा होगा, वो कुछ इस तरीके का ही प्लांट्स होता है, इसके स्टेम को कट करके लगा। फिर रिप्रोडक्शन फ्रॉम द रूट्स, कि रूट्स से कैसे हो सकता है, रूट्स कैसे हो सकता है, तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो न्यू प्लांट्स कैन आल्सो ग्रो फ्रॉम द रूट्स फ्रॉम of the mother plants in the plants like the sweet potato। sweet potato सबने सुना होगा। what is the sweet potato? Do you know? It is the शक्करकंदी। what is the? it is the शक्करकंदी। तो कुछ ऐसे होते हैं जो उनके रूट से ही पैदा होते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो है, रेडिश है, टर्निप्स है और धालिया है, इस तरीके के जो होते हैं ये सारे किससे से रूट से पैदा होते हैं। नेक्स्ट ऑफ रिप्रोडक्शंस फ्रॉम द लीव्स एंड स्पोर्स। कुछ की लीव्स होती हैं ऐसी कि उनमें से ही उनके पौधे उगने स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ की लीव्स ऐसी होती हैं कि उनमें से पौधे अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं। लीव्स ऑफ द सर्टेन प्लांट्स प्रोड्यूस द बर्ड्स, उसमें छोटे छोटे बर्ड्स आ जाते हैं। जैसे मान लो ये ऐसे लीव्स हैं तो इसमें यहाँ पे ना छोटे छोटे ऐसे बर्ड्स आ जाते हैं और इन्हीं बर्ड्स से क्या करते हैं नए जो प्लांट्स होता है, बेबी प्लांट्स, वो ग्रो अप हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट ऑफ टॉपिक इज क्रॉप। व्हाट इज द क्रॉप?
क्रॉप से क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं, अनाज, चावल, दाल और गेहूँ, ये सारी क्या है, क्रॉप्स। यानी मोस्टली जो फूड हम कहाँ से लेते हैं, क्रॉप से लेते हैं। या इसको कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, द प्लांट्स दैट आर द ग्रोन एंड civilized at the one place or a large scale during a particular periods are called the crops। एक पर्टिकुलर पीरियड्स में सभ्यता के साथ और एक लार्ज स्केल में, लार्ज एरिया के अंदर उगाए जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं, हम क्रॉप्स कहते हैं। क्रॉप्स आर डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, और क्रॉप्स आर ग्रोन विद अ डिफरेंट प्लेस इन ऑन द बेसिस ऑफ द सोल्स टाइप, वाटर अवेलेबल्स एंड क्लाइमेट्स। ये सभी जो इस पर फैक्टर हैं क्या है, इफेक्ट करते हैं। तो देन टाइप ऑफ द क्रॉप्स, दे आर द टू टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स, रबी एंड खरीफ। रबी एंड खरीफ। रबी में आप देख रहे हो यहाँ पे वीट है, आजकल जो मौसम चला हुआ है वीट काटने का। देन ओट्स है, देन आपकी चिकपीस है, मस्टर्ड है, आमंड है, और ये ब्रोकोली, ठीक है, ब्रोकोली जिसको बोलते हैं आप। तो विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर फ्रॉम द नवंबर टू अप्रैल। जो नवंबर से, कहाँ से, नवंबर से अप्रैल तक बोई जाती है। जिनको बोया तो नवंबर में जाता है और काटा कब जाता है, यहाँ से तो इनको बोया जाता है नवंबर में इनको बोया जाता है और अप्रैल में इनको काटा जाता है। तो ये जो क्रॉप्स होती हैं ये हमारी रबी की क्रॉप्स होती हैं। ठीक इसका अपोजिट जो खरीफ की फसल होती हैं, अब कुछ दिन के लिए तो ज़मीन को खाली तो छोड़ना पड़ता है, अप्रैल के बाद कुछ टाइम तो उसको खाली छोड़ना पड़ता है ताकि वो अगली फसल के लिए तैयार हो सके। तो अप्रैल के बाद हम जून में जाके नेक्स्ट फसल को बनाते हैं, और टू अक्टूबर कुछ तो स्टार्ट साथ साथ ही कर देते हैं, लेकिन कुछ उसको ऐसा करते हैं कि वो फर्टिलाइज हो, इसके लिए उसको खाली छोड़ देते हैं। तो वो जून से अक्टूबर के बीच में होते हैं। तो पहले थोड़ी रबी की जो वेजिटेबल्स हैं वो देख लेते हैं, जिसमें हमारी कैबेज आती है, कॉलीफ्लावर्स आती है, पीज आती है जो सर्दियों में आती है सब्जियां, बीन्स आती हैं, ठीक है, ये सारी सब्जियां विंटर्स की होती हैं। देन द खरीफ जो होती हैं उसमें आपके जो ये फसलें आती हैं वो कौन कौन सी आती है, तो राइस आ गया, सबको पता है, कॉर्न आ गया, मक्का बोते हैं, उसके बाद शुगर केन आता है, सोयाबीन्स आते हैं, ग्राउंड नट्स आते हैं, कॉटन आते हैं। ये सारी किस्में बोई जाती हैं, खरीफ की फसल में बोया जाता है। ज्वार है, बाजरा है, ये सारी इसी में बोई जाती हैं। और इन पे क्या है, दे क्रॉप डिपेंड लार्जली ऑन द मानसून रेन। ये मानसून रेन पे डिपेंड करते हैं क्योंकि उनको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो वेजिटेबल्स जो होती हैं इसमें आपकी पम्पकिन हो गई, ब्रिंजल हो गया, ग्राउंड नट्स हो गए, ये सारी आपकी समर की होती हैं, मोस्टली क्या होती है, समर की होती हैं। तो यहाँ पे आपने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे, तो आपके लिए काम यही है कि एग्जाम्पल्स को देख के आप एक चार्ट तैयार करें जिसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हों, उनके नाम लिखें, हो सके तो पिक्चर भी बना लें। नेक्स्ट इज द हेल्दी क्रॉप्स। तो अब क्रॉप्स को हेल्दी रखने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं कि उसको बोया और चल दिए, उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है। पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि जो हमने बोया है ये मिट्टी उसके बिल्कुल अनुरूप है या नहीं है, तो सॉइल्स, क्लाइमेट्स एंड सीजन्स, ठीक है, ये उसके अनुरूप आ रही है या नहीं आ रही है। फिर उसके बाद उसमें क्या करते हैं, हम फर्टिलाइज़र करते हैं, खाद देते हैं उसको, ठीक है, आर्टिफिशियल से, उसको बनावटी जो आता है आपका, एक नेचुरल होता है जो गड्ढा वड्ढा खोद के तब बनाया जाता है, ठीक है, उसको राइट अमाउंट्स में उसमें क्या करना है, फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है ताकि वो जो क्रॉप्स हैं उसके न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट स्टेप आता है कि उसको प्रॉपर्ली इरिगेट किया जाता है, यानी वाटर सप्लाई दी जाती है, उसको टाइम टाइम पे पानी दिया जाता है, 4 से 5 बार उसको पानी दिया जाता है। नेक्स्ट चीज़ उसमें पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं,
इंसेक्ट किलर मारा किया जाता है यूज़, ताकि उसमें इंसेक्ट ना लगे। इंसेक्ट लगेगी तो फसल ख़राब हो जाएगी। अब मान लो ग्रास हॉपर आ गया है और ज्वार की फसल खड़ी है, तो वो क्या करेगा, उसके सारे पत्तों को खा जाएगा। तो उनको हटाने के लिए पेस्टिसाइड्स और इंसेक्ट किलर यूज़ किए जाते हैं। और प्रॉपरली टाइम पे उनको कट करना भी एक हेल्दी क्रॉप्स के अंदर आता है। देन द गैदरिंग, और उसको गैदर्स किया जाता है। नेक्स्ट इज द क्रॉप प्रोटेक्शंस। क्रॉप्स को बचाना भी होता है। हमने काट लिया, पहले हमने बोया, फिर उसकी देखभाल की, फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसको काटा। अब काटने से पहले उसको इंसेक्ट से बचाएंगे, ठीक है। कुछ आवारा जो जानवर घूमते रहते हैं, गाय वगैरह, तो वो घूमते रहते हैं, उनसे बचाएंगे, कहीं वो ना फसल हमारी ख़राब कर दें, ठीक है। चारों तरफ से बाड़े वगैरह लगाते हैं। नेक्स्ट इंसेक्ट किलर का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब बारी आती है, हमारी जो फसल है वो कट कर तैयार हो गई, निकल कर तैयार हो गई। अब बात आती है उसकी स्टोरेज की। अब उसको स्टोरेज कहाँ करें, तो जो स्टोरेज है, एक तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, दूसरा मॉइस्चराइज़र से दूर होना चाहिए, उसमें मॉइस्चराइज नहीं होना चाहिए। और जो छोटे छोटे जानवर होते हैं ना, रैट, मोल्स, स्क्वैल्स, इनसे भी उसका बचाव करना है हमें। क्योंकि अगर ये चूहा घुस गया, तो चूहा का तो आप सबको पता ही क्या करता है, कुतर कुतर करके वो सारी फसल को क्या कर देगा, ख़राब कर देगा। और स्टोर कैसे होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड रूम्स होना चाहिए। तो आई होप आज का टॉपिक आप सबको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस